नमस्कार मित्रों, एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने आज यूपीएचईएससी के जनरल पेपर को लेकर के आपके सामने। आइए प्रारंभ करते हैं आज का विषय। तो आज जो विषय हम आपके लिए सर्वप्रथम लेकर के आए हैं वह है नागरिकता। भारत की नागरिकता के बारे में आज हम बात करेंगे और नागरिकता से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 या 3 प्रश्न यहाँ से अवश्य पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो उन सब प्रश्नों का उत्तर भी हमें साथ साथ में ढूंढने हैं। तो आप पूरे विषय को ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, तो जो भी इससे बनने वाले प्रश्न होंगे उनका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भारतीय नागरिकता। तो भारतीय नागरिकता किस किस प्रकार की भारतीय नागरिकता होती है, भारतीय नागरिकता का स्वरूप क्या है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इकहरी नागरिकता। भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता प्राप्त होती है, अर्थात कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता के साथ किसी दूसरे देश की नागरिकता को नहीं ले सकता। भारत की नागरिकता यदि किसी के पास है तो वह किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता, और यदि किसी दूसरे देश का कोई नागरिक है तो फिर वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता। दोनों में से एक नागरिकता का त्याग उसे करना पड़ेगा। ये तो इस प्रकार से इकहरी नागरिकता की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। और नागरिकता हेतु निर्धारित जो 3 श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों पर एक बार बात करें। प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, जो शरणार्थी हो, जो पाकिस्तान से भारत में प्रवासित हुए हैं और भारतीय जो दूसरे देशों में निवास करते हैं। तो नागरिकता हेतु 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहले तो 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म हुआ हो, पश्चात है 26 जनवरी को या उसके पश्चात जन्म हुआ, तो 26 जनवरी को जन्म हुआ हो या उसके पश्चात जन्म हुआ हो 1950 में, या फिर शरणार्थी हो, रिफ्यूजी हो, जो पाकिस्तान से भारत में प्रवासित हुए हों, जो कि पार्टीशन के टाइम में जो पाकिस्तान से भारत में आए हों, तो उन लोगों को भी नागरिकता दी जाती है। और उसके अलावा भारतीय जो दूसरे देशों में निवास करते हैं, ऐसे भारतीय जो दूसरे देशों में निवास करते हैं लेकिन उन्होंने वहाँ की नागरिकता को स्वीकार नहीं किया है, तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाती है। तो इस प्रकार से 3 ये श्रेणियां हैं जो भारतीय नागरिकता के लिए निर्धारित की गई है। इसके अलावा और है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में ये सारी की सारी बातें आती है। संविधान के प्रारंभ होने के बाद नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति का प्रावधान करता है। तो ये जो आपका नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसको एक बार ध्यान में रखेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 ये करता क्या है कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति का प्रावधान करता है। तो संविधान के प्रारंभ होने के बाद नागरिकता की समाप्ति और नागरिकता की प्राप्ति, मतलब नागरिकता किसको दी जाएगी, किसकी नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी, इस तरह का जो प्रावधान है वह ये नागरिकता अधिनियम 1955 इस पर काम करता है, इसके बारे में बात करता है। इसके अलावा एनआरसी की भी बात की जा रही थी, और जो पिछले कुछ दिनों से जो विवाद सुनने में आया था वो भी नागरिकता से संबंधित एक कानून है, लेकिन अभी वह कानून के रूप में नहीं आया है तो उस पर बात नहीं करेंगे, उससे प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। और पीआईओ के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता का प्रावधान किसके लिए करता है, तो याद रखना है पीआईओ के लिए भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है, अर्थात उन्हें दोहरी नागरिकता दी जा सकती है। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। गंभीर विषय है, सभी एक एक प्रश्न को अगर आप सुनते हुए, एक एक तथ्य को अगर आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो परीक्षा में आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है, देखिए भारत में नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है। मैं इधर से आ जाता हूँ, इधर से ठीक रहेगा। तो भारत में नागरिकता की प्राप्ति सबसे पहले बताते हैं जन्म से। यदि किसी का जन्म भारत में हुआ है तो जन्मतः जो उसका अधिकार सिद्ध होता है भारत की नागरिकता पर और वह भारत का नागरिक माना जाता है। इसके अलावा वंशक्रम से, वंशक्रम
का तात्पर्य है कि आपके पूर्वज, आपके फोरफादर्स, जिनका भारत में जन्म हुआ हो, जो भारत में रहते हो, उनकी ज़मीन जायदाद आदि भारत में हो, उनका संपूर्ण जो पारिवारिक जो सिस्टम रहा हो वो भारत में रहा हो, तो इस प्रकार वंश के क्रम से भी नागरिकता का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन कई लोग करवा लेते हैं, जो कि नागरिकता ले लेना मतलब भारत में रजिस्ट्रेशन करा लेना, उसके बाद उनको भारत का पासपोर्ट और बाकी चीज़ें भी प्राप्त हो जाती है। तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। इसके अलावा देशीयकरण, कोई व्यक्ति बाहर से आकर के भारत में रहने लग जाए, कुछ वर्षों तक प्रावधान है कि वह इतने वर्षों तक यहाँ रहेगा तो उसके बाद उसको यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, तो इसे कहते हैं देशीयकरण। तो देशीयकरण के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण है भूमि विस्तार के द्वारा। ये पूछा जाता है परीक्षा में कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की नागरिकता, किस नियम के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा, बाकी 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे, तो आपको सही ऑप्शन का वहाँ पर चयन करना है। भूमि विस्तार के द्वारा कोई भारत में आए, बहुत सारी ज़मीन ले ले, बहुत सारा यहाँ पर अपना जो भौमिक व्यापार है, जो अपना ज़मीन है उसको बढ़ा दे, तो उसके बाद कुछ अधिक ज़मीन होने के बाद कुछ नियम है उसका भी, उसके बाद उसको भारत की नागरिकता, देश की नागरिकता दे दी जाती है। और नागरिकता को किस प्रकार से खोया जा सकता है? सबसे पहले तो परित्याग के द्वारा। परित्याग के द्वारा तात्पर्य है कि यदि आप किसी दूसरे देश के नागरिक हो गए हैं और आपने वहाँ की नागरिकता ले ली है, तो भारत की नागरिकता का आप परित्याग कर देंगे, या कोई व्यक्ति स्वयं अपनी नागरिकता का परित्याग कर दे, उसे कहते हैं परित्याग। दूसरा है दूसरे देश की नागरिकता की प्राप्ति से। यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसके बाद तीसरा है नागरिकता को छीनकर। कुछ अपराध ऐसे होते हैं, कुछ अपराधों की कोटि में कुछ इस प्रकार के कर्म आते हैं जिनके कारण नागरिकता को छीन लिया जाता है व्यक्ति से, व्यक्ति की नागरिकता भंग कर दी जाती है। तो एक वो तीसरा कारण है जिसके कारण नागरिकता को व्यक्ति से छीना जा सकता है, या व्यक्ति अपनी भारत की नागरिकता को खो सकता है। तो इस प्रकार से ये नागरिकता के बारे में अभी तक जो महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं सभी को आप साथ साथ में नोट करते हुए चलें। और याचिकाओं के प्रकार, तो याचिकाओं के प्रकार हम बाद में करेंगे, इससे पहले आइए संविधान के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि नागरिकता में बस आपको इतना ही पढ़ना है, नागरिकता में इससे अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि प्रश्न बनेगा तो नागरिकता को किस प्रकार से खोया जाता है और नागरिकता को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, और नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है, ये बस इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे नागरिकता के संबंध में। इसके अतिरिक्त अधिक आपको इस बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने ज्ञान के लिए आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो है इतना पर्याप्त रहेगा। आइए अब ये अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद क्या करता है, ये हमें एक बार देखना है। ठीक है, इससे पहले हमने किया था कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक क्या क्या विधान किए गए हैं, कौन सा अनुच्छेद, और मतलब एक विंडो दे दी गई कि इतने अनुच्छेद से इतने अनुच्छेद तक इसके बारे में संविधान में लिखा गया है, बात की गई है, इतने अनुच्छेद से इतने अनुच्छेद तक इस चीज़ के बारे में भारतीय संविधान में बात की गई है। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका 12 से लेकर के 35 तक जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। तो इस तरह से अभी तक आपको ये बताया था। अब एक एक अनुच्छेद को देखते हैं किस अनुच्छेद में क्या बात की गई है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसको। तो विषय है हमारा सबसे पहले भाग 1। भाग 1 अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम एवं उसका क्षेत्र। याद रखिए, अनुच्छेद 1 भाग 1 अनुच्छेद 1 में आता है संघ का नाम और उसके क्षेत्र। उसके बाद आगे आइए अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। पहले संघ का नाम रखो, उसके बाद नए राज्यों को उसमें प्रवेश कराओ, और उन नए राज्यों की स्थापना की कभी आवश्यकता पड़ती है, नए नए राज्य बनाए जाते हैं जब, तो ये अनुच्छेद 2 के अनुसार ही नए नए राज्यों को की स्थापना की जाती है। जैसे तेलंगाना नया राज्य बना, और 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और एक छत्तीसगढ़ ये राज्य बने थे। तो ये सब अनुच्छेद 2 के प्रावधानों के अनुसार ये राज्य बनाए जाते हैं। इसके बाद आगे आते हैं अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण। अच्छा, यहाँ पर इनकी स्थापना की जाती है कि यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया जाता है अनुच्छेद 2 में, और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और पुराने राज्यों का क्षेत्रफल, सीमा एवं नाम में परिवर्तन। तो राज्यों के यदि नाम में परिवर्तन किया जाता है तो वह
अनुच्छेद 3 के अनुसार किया जाता है। वीडियो को यदि आप बार बार सुनेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा। एक नियम बना लीजिए कि 10 मिनट इसको सुनना है, तो उससे आपको ये विषय याद होते जाएंगे, फिर आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। अनुच्छेद 5 में संविधान के आरंभ में नागरिकता, अनुच्छेद 6 में ऐसे लोगों की नागरिकता का अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर रहे हैं। तो पाकिस्तान से जो पार्टीशन के टाइम, जो बंटवारे के समय पाकिस्तान से भारत में आ गए थे, उन लोगों की नागरिकता का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 10। तो अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार की निरंतरता। नागरिकता का जो अधिकार है वह उसमें निरंतर होना चाहिए, वह निरंतर बना रहे, तो उस अधिकार की निरंतरता के बारे में बात करता है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11 भारतीय संविधान का करता है संसद नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित करती है। तो संसद जो है नागरिकता का जो अधिकार है उसको विधि के द्वारा अर्थात न्याय कानून के द्वारा उसको जो है विनियमित करती है। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपने देखा। इसके बाद आगे आ जाएंगे अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में एक प्रश्न अवश्य आएगा, ज़्यादा भी आ सकते हैं लेकिन एक प्रश्न तो अवश्य आएगा ही आएगा। इसीलिए इसको बड़ा ध्यान से आप लोगों को देखना है क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है इसके बीच में। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 13 नैतिक मूल्यों के ह्रास के कारण असंगत नियम। ठीक है, तो नैतिक मूल्यों का ह्रास हो जाए, नैतिक मूल्य जो है नष्ट हो जाए तो उसके असंगत नियमों के बारे में जो है ये बात करता है। मूलतः संविधान ने 7 मूलभूत अधिकार प्रदान किए थे, अब केवल 6 मूलभूत अधिकार है। याद रखना कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 थे। अब जो फंडामेंटल राइट है नाउ, तो अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो केवल 6 बचे हुए हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार संपत्ति का अधिकार UA 31, याद रखना एक तो ये नंबर, एक ये नंबर और एक ये नंबर। 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, उसके बाद UA 31 को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको मूल अधिकारों की सूची से हटा करके इसको कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार इसको बना दिया गया। संविधान के भाग 12 में यह एक कानूनी अधिकार UA 300A ही रह गया है। पहले ये संवैधानिक अधिकार भी था और विधिक अधिकार भी था, कानूनी अधिकार भी था। अब इसको संवैधानिक अधिकार तो खैर अभी भी है, इसको मूल अधिकार भी था और विधिक कानूनी अधिकार भी था। अब इसको केवल कानूनी अधिकार बना करके रख दिया गया है और मौलिक अधिकारों की कोटि में से इसको हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 और ये नंबर और याद रखिए आप, UA 31 को हटा दिया गया और जब इसको कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई तो इसका नंबर UA 300A ऐसा कर दिया गया इसको। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही याद रखनी है, बाकी तो कहानी तो वैसे भी याद रहती है। अच्छा, कुछ मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार देखिए कुछ किस प्रकार के हैं। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक जो समत्व का अधिकार है, जो सभी नागरिक, देश के सभी नागरिक एक समान होंगे, वह अनुच्छेद 14 से 18 तक उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून के सामने सभी लोग बराबर रहेंगे। इसके लिए विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया जाता है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। कोई व्यक्ति किसी से इसलिए द्वेष नहीं कर सकता, इसीलिए किसी व्यक्ति को किसी कार्य से वंचित नहीं कर सकता, किसी सेवा से वंचित नहीं कर सकता कि उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसका जन्म स्थान क्या है। इस आधार पर किसी व्यक्ति को जो है उसके अधिकारों से या किसी भी प्रकार के ऐसे अधिकारों से जो समाज के लिए हैं, किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रावधान करता है अनुच्छेद 15। आइए आगे बढ़ते हैं अगले उसकी तरफ। आइए यहाँ पर आते हैं अनुच्छेद 16।
तो अनुच्छेद 16 के अनुसार, अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से तात्पर्य है कि कोई भी सरकारी सेवा होगी, कोई भी लोक नियोजन होगा जहाँ पर लोगों के द्वारा पदों को भरा जाना रहेगा, वहाँ पर अवसर की सभी को समानता दी जाएगी। किसी को कम ज़्यादा सिर्फ किसी कारण से कि वह किस जाति व्यवस्था या फिर किस बैकग्राउंड से आता है, किस मूल का है, कहाँ पर उसका जन्म हुआ है, इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आइए अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो अनटचेबिलिटी थी पहले, अस्पृश्यता थी, उस अस्पृश्यता को पूरी तरह से ख़त्म करता है अनुच्छेद 17। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 2-3 बार तो ऐसा है कि जो मैंने देखा आया हुआ है और भी आगे आया होगा। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन, पहले राय बहादुर, लंबरदार और भी कई प्रकार की उपाधियां जो है लोगों को दी जाती थी, तो उन उपाधियों को ख़त्म कर दिया गया। अभी सिर्फ शैक्षिक उपाधियां लोग लगा सकते हैं, जैसे कोई डॉक्टरेट कर लेता है तो डॉक्टर लगाता है, तो शैक्षिक उपाधियों का प्रयोग ही अभी किया जा सकता है, बाकी सभी उपाधियों को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये करता है अनुच्छेद 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से और 22 के बीच में पठित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पर पठित है या कहाँ पर जो है स्वतंत्रता के अधिकार की बात संविधान में किस अनुच्छेद में की गई है। तो 19 से 22 के में की गई है। अब आगे देखिए, एक एक अनुच्छेद देखते हैं कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। अच्छा, ये अधिकार मौलिक अधिकार अलग है, लेकिन ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही 6 अधिकार हैं। मौलिक अधिकार के अंदर ही ये 6 अधिकार लोगों को मिले हैं। सबसे पहले वाक स्वातंत्र्य, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य, ठीक है, और बिना हथियारों के। दूसरे की बात कर रहा हूँ, पहला तो ये हो गया वाक स्वातंत्र्य, मतलब फ्रीडम टू एक्सप्रेस जिसे कहते हैं, और सेकंड वाला हो गया आपका बिना हथियारों के शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता। कोई भी लोग बिना हथियारों के शांतिपूर्ण किसी भी पब्लिक प्लेस में एकत्रित हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में है तो पहले वहाँ के पुलिस बल को बताना पड़ता है, लेकिन सामान्य रूप से कोई किसी को इस तरह से एक जगह एकत्र होने से, 4 लोग अगर आपस में, 6 लोग, 10 लोग अगर आपस में कहीं बैठना चाहते हैं बिना हथियारों के शांतिपूर्ण माहौल में, तो उनको इससे रोका नहीं जा सकता है अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है वो है संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति संस्था बना सकता है, कोई भी व्यक्ति संघ बना सकता है, ये उसको अधिकार दिया गया है। चौथा देता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर भ्रमण करने की स्वतंत्रता का अधिकार। आप भारत में किसी भी जगह, किसी भी कोने, कभी भी, किसी भी समय जा सकते हैं। कोई वीज़ा, कोई पासपोर्ट, किसी भी ऐसे दस्तावेज की, किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपकी यात्रा में बाधक बन जाए। तो भारत के अंदर भ्रमण की स्वतंत्रता का यह आपको अधिकार देता है। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर निवास करने और प्रतिस्थापित होने की स्वतंत्रता। आप चाहे तो किसी भी राज्य में जाकर के निवास कर सकते हैं, किसी भी स्थान में जाकर के। हाँ, इतना ज़रूर है कि स्थान, अब ये नहीं कि पड़ोसी के घर में जाकर के रहने लग जाएंगे, पर किसी राज्य, किसी जिले, किसी गांव, जहां चाहे आप जाकर के अपना निवास बना सकते हैं। जहां से चाहे आप अपना टान टबीरा उठा करके दूसरी जगह जा सकते हैं। आप स्थापन और विस्थापन पूरे देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति कहीं भी कर सकता है, बशर्ते उसने ज़मीन खरीदी हो और या किराए पे रहने गया हो। अब ऐसे ही ज़बरदस्ती जबरन तो किसी के घर में जो है कोई घुस नहीं सकता है। संविधान की जो बातें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर करनी होती है। कहीं बोले कि गुरुजी आपने तो बता दिया था। अरे बता दिया था, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार भी अर्थ लगाना पड़ता है। आते हैं ऐसे कई लोग, किसी वृत्ति को अपनाने या किसी उपजीविका, व्यापार, कारोबार आदि को जारी रखने की स्वतंत्रता। किसी भी वृत्ति को अपना सकता है, किसी भी प्रकार से अपना जीविकोपार्जन कर सकता है, किसी भी कारोबार को जारी रख सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम ये व्यापार, अगर हमारा मन करेगा तो हम पकौड़े बेचेंगे, हमारा मन करेगा तो हम जो है सब्जी बेचेंगे। जिसका जो मन करेगा तो कोई चाहे पेट्रोल बेचे, जिसको जो करना है करे, लेकिन पेट्रोल बेचने से तात्पर्य पेट्रोल पंप के मालिक बनने से है। ये नहीं कि
पेट्रोल खुला बेचा जा रहा है, उससे वो तो संविधान जो है अधिकार नहीं देता है इस प्रकार का। लेकिन कोई कहीं पर कुछ भी वैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से कोई भी व्यापार, कोई भी कारोबार कर सकता है। ठीक है। और इसके बाद आता है अनुच्छेद 20। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो अपलोड करने में भी समस्या होती है, और ज़्यादा ये तथ्यात्मक चीज़ें हैं, अगर थोड़ा पढ़ेंगे, उसको 2-4 बार सुनेंगे, तब अगले पर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो ये अधजल गगरी होगी और ये छलकत जाएगी और किसी के काम नहीं आ पाएगी। इसीलिए आज के पाठ को यहीं रोकते हैं। आगे फिर भारतीय संविधान को लेकर के जब तक यह विषय पूरा नहीं हो जाता तब तक आपके साथ बने रहेंगे, और जब यह विषय पूरा हो जाएगा तो कोई नया विषय संभवतः ज्योग्राफी या हिस्ट्री लेकर के आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हो।